दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 अप्रैल। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार के अररिया में गंगा जमीनी तहजीब और आपसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है, जहां रामनवमी के अवसर पर रविवार को शोभा यात्रा का भव्य जुलूस निकाला गया। जुलूस के दौरान राम भक्तों ने हाथों में भगवा झंडा लेकर के पूरे शहर का भ्रमण किया। इस मौके पर सांप्रदायिक सौहार्द की एक अनोखी मिसाल अररिया शहर के चांदनी चौक पर नजर आई, जहां शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल माला पहना करके स्वागत किया, जहां और सभी को शरबत भी पिलाया। शोभा यात्रा में अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह भी पहुंचे। आपको बता दूं कि रामनवमी के मौके पर अररिया जिले के कई इलाकों में शोभा यात्रा का भव्य जुलूस निकाला गया। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज जिले के 2 प्रखंडों में परसों और कल तेज बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई है। खास करके पोठिया प्रखंड में ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी मक्का, गेहूं और अनानास की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब किसान फसल को काटने की तैयारी में थे कि प्रकृति का प्रकोप ने उन्हें बर्बाद कर दिया। जब किसान अब सड़क पर आ गए हैं। रविवार की दोपहर 12 बजे के करीब अचानक पोठिया और देवल बैंक प्रखंड में तेज बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। जब पोठिया में जहां सड़क किनारे कई पेड़ उखड़ गए, वहीं कई घरों के टीन के बने छत भी दूर जा गिरे। जब पोठिया में सबसे अधिक नुकसान छतरगाछ और रायपुरा पंचायत में हुई है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत कुमार सिंह ने बताया है कि पोठिया में तेज बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जब मक्का, गेहूं की फसलों के अलावा आम, लीची और ड्रैगन फ्रूट की फसल भी प्रभावित हुई है। मक्का की फसल तैयार होने की स्थिति में थी। ऐसे में अब किसानों के पास दूसरा विकल्प भी नहीं बचा है। जो किसान गेहूं नहीं काट पाए थे, उनकी गेहूं की फसल भी बर्बाद हो गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बेसहारा बुजुर्गों को मदद के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री वृद्धाजन आश्रय स्थल योजना के तहत बिहार के सभी जिलों में 2-2 वृद्धाश्रम खोलने वाले हैं। इनका संचालन अब निजी एजेंसी की जगह राज्य सरकार खुद करेगी। सरकार का यह फैसला काफी महत्वपूर्ण है। इससे वृद्धाश्रमों की व्यवस्था पर सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद रहेगी। आपको बता दें कि फिलहाल कानूनी रूप से आश्रम या फिर सुधार गृह में रहने वाले बच्चों, महिलाओं और शिशुओं के लिए जो भी व्यवस्था की गई है, उनका संचालन ज्यादातर निजी एजेंसी के जरिए ही होता है। बिहार में वृद्धाश्रम की योजना को जमीन पर उतारने के लिए कई सरकारी विभाग एक साथ मिलकर के काम करेंगे। इसके लिए कवायद शुरू कर दी गई है। दोस्तों अब बात करते हैं कि एक तरफ जहां चारों तरफ रामनवमी की धूम मची है, हर तरफ भगवान राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इन सब के बीच भोजपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां गंगा नदी में डूबने से 2 किशोर की मौत हो गई है। घटना बरहड़ा प्रखंड के एकोना गंगा घाट की बताई जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 किशोर गंगा नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान गहरे पानी में डूबने से 2 किशोरों की मौत हो गई। इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। गंगा घाट पर ग्रामीण की भारी भीड़ जमा हो गई। शव को स्थानीय गोताखोरों की मदद से गंगा नदी से निकाला गया। शव के निकालने के बाद मृतकों के परिवार वालों में कोहराम मच गया, जहां उनका रो रो करके बुरा हाल है। गांव में रामनवमी की खुशियां मातम में बदल गई। दोस्तों बात करते हैं कि इस्लाम धर्म के 5 मुख्य अरकानों में हज महत्वपूर्ण अरकान है। इस बार 65 साल से कम उम्र वाले लोग ही हज यात्रा कर पाएंगे। इससे अधिक उम्र वाले लोग हज की यात्रा नहीं कर पाएंगे। आपको बता दूं कि सऊदी अरब सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को हज यात्रा पर जाने पर पाबंदी लगा दी है। बताया जा रहा है कि केवल 18 से लेकर के 65 साल के बीच की आयु वाले ही पुरुष या फिर महिला हज यात्रा के लिए जा सकेंगे। ऐसे में 65 साल से अधिक उम्र वाले जिन लोगों ने हज यात्रा के लिए अपना आवेदन दिया था, उनके आवेदन को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। बिहार राज्य हज समिति के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद इलियास हुसैन उर्फ सोनू बाबू ने कहा है कि पूर्व में जो लोग आवेदन नहीं कर पाए थे, ऐसे लोग 22 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जहां आवेदन का शुल्क 300 रुपये है। उन्होंने बताया है कि नए आवेदन आने के बाद ही नामों की फाइनल सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद से जिला वाइज नाम जारी की जाएगी। हज यात्रा के लिए उन लोगों से किस्त के रूप में राशि जमा कराई जाएगी। उन्होंने बताया है कि अरब सरकार ने इस बार 10 लाख हज यात्रियों को प्रवेश देने का निर्णय लिया है। इस रविवार से अपने देश से 1 लाख से भी कम ही लोग हज यात्रा पर जा पाएंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट मार्केट में आ गया है। जब कोरोना के नए वेरिएंट XI के मामले मिलने के बाद बिहार में भी अलर्ट जारी किया गया है। अधिकारियों को कोरोना जांच की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। जब शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी जिलों के सिविल सर्जन को नए वेरिएंट को लेकर के सतर्क रहने की हिदायत दी गई है। जब मुंबई और गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट XI की पहचान हुई है। सिविल सर्जनों को कहा गया है कि पहले भी मुंबई में केस मिलने के बाद देश के अन्य हिस्सों में कोरोना का नया वेरिएंट पहुंचा था, इसलिए इस बार भी सतर्क रहने की जरूरत है। बिहार के सभी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थानों पर विशेष निगरानी रखने के साथ बाहर से आने वाले लोगों की जांच कराने का निर्देश दिया गया है। एंटीजन तथा RT-PCR जांच लोगों की कराई जाएगी। बिहार में अभी कोरोना के मामले कम मिल रहे हैं। सक्रिय मरीजों की संख्या भी महज 17 है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन पर करोड़ रुपए खर्च किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों को जागरूक नहीं कर पाई। यही नहीं, किसानों को अनुदान पर कृषि यंत्र भी उपलब्ध करा रही है, फिर भी किसान फसल काटने के बाद अवशेष जला रहे हैं, यानी कि पराली जला रहे हैं। किसानों की इस लापरवाही को कृषि विभाग ने गंभीरता से लेते हुए जागरूकता करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए कृषि विभाग ने 11 से 17 अप्रैल तक सैटेलाइट की मदद से चिन्हित फसल अवशेष जलाने वाले 200 पंचायतों के किसानों को जागरूक करने के लिए किसान चौपाल लगाएगा। चिन्हित पंचायतों में सबसे ज्यादा पटना और मगध प्रमंडल हैं। इसके लिए शनिवार को कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष किसान चौपाल जागरूकता रथ रवाना किया। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी से फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। चिलचिलाती धूप और लू का सितम अभी जारी रहेगा। अप्रैल माह के अंत तक पारा और चढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के मौसम में लगातार बदलाव जारी है। जब बिहार का मौसम आजकल काफी गर्म हो गया है। खास करके बिहार का पश्चिमी भाग के अधिकांश जिलों का तापमान फिलहाल 40 के पार रह रहा है। वहीं पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी से आने वाले नमी का प्रभाव देखा जा रहा है। पूर्वी भाग में पूर्वा हवा का जोर जारी है। इस इलाके में उमस भी बनी हुई है। जब मुख्य रूप से भागलपुर से लेकर के पूर्णिया तक के वातावरण में नमी की मात्रा ज़्यादा है। तेज धूप के कारण नमी उष्मा में तब्दील हो रही है। जब मध्य बिहार में तीनों हवाओं का टकराव जारी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जाने माने उद्योगपति हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं, जहां वे अक्सर मजेदार और प्रेरणादायक वीडियो शेयर करते रहते हैं। इससे फॉलोअर्स भी उनका हर पोस्ट को खूब पसंद करते हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें पटना में गंगा घाट के किनारे बड़ी संख्या में छात्र पढ़ाई करते दिख रहे हैं। जहाँ उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है। उद्योगपति हर्ष गोयनका ने अपने ट्विटर पर छात्रों के पढ़ते हुए तस्वीर शेयर करते हुए एक कैप्शन भी दिया है, जहाँ उन्होंने कैप्शन में लिखा है कि बिहार में बच्चे गंगा नदी के किनारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ये आशा और सपनों की तस्वीर है। ये फोटो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रही है। इस फोटो को अब तक 6000 से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। वहीं इसे 600 से ज़्यादा लोग रीट्वीट भी कर चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि देश की आबादी में 1 से लेकर के 18 साल के बच्चे किशोर की संख्या तकरीबन 33% है। महत्वपूर्ण यह है कि इस 33% में अकेले बिहार का योगदान 12% है। सरकार द्वारा बिहार विधानमंडल में बीते दिनों पेश आर्थिक सर्वेक्षण में ये जानकारी दी गई है। ये आंकड़ा ये भी बताता है कि अगले कुछ सालों में हमारे पास कितना युवा कार्यबल मौजूद रहेगा, इसका विकास से सीधा नाता है। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े के अनुसार बिहार की कुल आबादी में बच्चे और किशोर की संख्या 5 करोड़ 18 लाख है। इस आबादी में 4 करोड़ 66 लाख यानी कि 89.9% बच्चे किशोर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जबकि शहरी क्षेत्र में इस आयु वर्ग के बच्चे और किशोरों की संख्या 53 लाख है, यानी कि 10.1% है। सर्वेक्षण के आंकड़े में लैंगिक अनुपात का जिक्र करते हुए बताया गया है कि बिहार में बच्चों और किशोरों की आबादी में 2.45 करोड़ लड़कियां हैं। सर्वेक्षण के आंकड़े में लैंगिक अनुपात का जिक्र करते हुए बताया गया है कि बिहार में बच्चों और किशोरों की आबादी में 2 करोड़ 45 लाख लड़कियां और 2 करोड़ 73 लाख लड़के हैं। जब बच्चों में भी अलग अलग आयु वर्ग की आबादी का हिस्सा अलग अलग है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 0 से 6 साल के आयु के बच्चे करीब 38.4% है, जबकि देश में इस आयु समूह के बच्चे 34.8% है। दोस्तों बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा है कि कोरोना गया नहीं है और ये बार बार सामने आ रहा है।
साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ सतर्कता बरतने की भी अपील की है। पीएम मोदी ने कहा है कि किसी को नहीं पता है कि बहरूपिया कोविड-19 फिर से कब आ जाए। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए टीकों की करीब 185 करोड़ खुराक देने का काम लोगों के सहयोग से ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना एक बड़ा संकट था और हम ये नहीं कह रहे हैं कि संकट समाप्त हो गया है। ये कुछ देर के लिए भले ही थम गया है, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये फिर कब वापस हमारे सामने आ जाएगा। ये एक बहरूपिया बीमारी है। इसे रोकने के लिए करीब 185 करोड़ खुराक दी गई है, जिससे दुनिया को अचंभित कर दिया है। ये आपके सहयोग से ही संभव हो पाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बेखौफ अपराधी खुलेआम हत्या और फिर लूट जैसी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताज़ा मामला पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन इलाके की है, जहां बेखौफ अपराधियों ने शनिवार देर रात नमाज पढ़कर लौट रहे युवक को गोली मार दी, जिसके बाद परिवार वालों ने ग्रामीणों की मदद से युवक को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के SKMCH में भर्ती कराया, जहाँ इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। आपको बता दूं कि मोहम्मद ताहिर मधुबन के तालिमपुर पचियारी टोला का रहने वाला था। मोहम्मद ताहिर नमाज पढ़ करके आ रहा था और लोगों से बातचीत कर रहा था। उसी दौरान अपराधियों ने ताहिर को गोली मार दिया, जिसकी इलाज के दौरान मुजफ्फरपुर SKMCH में मौत हो गई। यह ताहिर की मौत के बाद परिवार वालों का रो रो करके बुरा हाल है। वही घटना के बारे में बताया जाता है कि मोहम्मद ताहिर नमाज पढ़ करके निकला था। उसी दौरान पैदल आए बदमाशों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें ताहिर को गोली लग गई और फिर इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। दोस्तों, बात करते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल काशी नगरी में रामनवमी के शुभ अवसर पर राम बारात शोभा यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं का स्वागत रोजेदार मुस्लिम भाइयों द्वारा फूल बरसाकर और फिर भीषण गर्मी में पानी पिला करके किया गया। इस नज़ारे को लेकर के काशी के मुस्लिम भाई पूरे विश्व में हिंदुस्तान में कायम आपसी भाईचारा और सद्भावना का संदेश देना चाहती है और नफरत फैलाने वाले लोगों को ये बताना चाहती है कि यही है हिंदुस्तान की असली तस्वीर। यह काशी में रविवार की शाम गंगा जमुनी तहजीब का आदर्श रूप देखने को मिला। दरअसल काशी में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाला गया। शोभा यात्रा का स्वागत करने के लिए रोजेदार मुस्लिम भाई एक जगह इकट्ठा हो गए। चिलचिलाती धूप में खुद भूखे प्यासे रह करके रोजेदारों ने राम भक्तों पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसा करके उन्हें पानी पिलाया। इसके साथ ही मुस्लिम बंधुओं ने हिंदू भाइयों के गले मिलकर के नवरात्रि और रामनवमी की शुभकामनाएं दी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर मंत्री श्रीपति मिश्रा ने कहा है कि मुस्लिम भाइयों द्वारा हम भाइयों पर पुष्प वर्षा किया जाना एक ऐसा नज़ारा है जिसे पूरे हिंदुस्तान को देखना चाहिए और खास करके OBC जैसे नेताओं को तो जरूर देखना चाहिए, जो कि हिंदुस्तान में केवल जहर उगलने का कार्य करते हैं। आज इतनी गर्मी में जब राम भक्त भगवान राम की शक्ति में डूब करके पैदल चल करके आ रहे थे, तो उस दौरान मुस्लिम शेख भाइयों द्वारा गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए हम सभी राम भक्तों को जल पिलाया, यानी कि पानी पिलाया। यही हमारी काशी की संस्कृति और पहचान है, जिसे पूरी दुनिया को देखना और समझना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के कटघर थाना क्षेत्र में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम दंपति ने, यानी कि एक मुस्लिम पति पत्नी ने अपने परिवार वालों और फिर पुलिस से परेशान होकर के हिंदू धर्म अपनाने की मांग करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। जहाँ उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। मुस्लिम पति पत्नी का कहना है कि उनका विश्वास मुस्लिम समाज से उन संगठनों से उठ गया है जो मुसलमानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि जो पीड़ित व्यक्ति है वे OBC की पार्टी AIMIM के जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। दरअसल AIMIM के पूर्व जिला अध्यक्ष मोहम्मद रुबैद साबिर और पत्नी समीना परवीन ने मुरादाबाद SSP को एक शिकायत पत्र दिया है। इस दौरान उन्होंने हिंदू धर्म में आस्था जताते हुए धर्म परिवर्तन की बात दोहराई है। आरोप यह है कि मोहम्मद रुबैद साबिर की बहन और बहनों ने उनको फर्जी मुकदमे में फंसा दिया और इस साजिश में उनके पिता भी शामिल है। उन्हें संपत्ति से अलग करने के लिए षड्यंत्र के तहत झूठे मुकदमों में फंसा करके परेशान किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि जिस मकान में वे इस समय रह रहे हैं उनकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। पति पत्नी ने बताया है कि उत्पीड़न से परेशान होकर के उन्होंने पुलिस और महिला थाना पुलिस के पास भी गए, लेकिन उनका पक्ष नहीं सुना जा रहा है। थक हार करके जब वो मुस्लिम संगठनों और फिर धर्मगुरु के पास मदद के लिए पहुंचे तो उन्हें वहां से भी कोई मदद नहीं मिली। जब मुस्लिम पति पत्नी ने कहा है कि अब उन्होंने प्रदेश के, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए न्याय न मिलने पर धर्म परिवर्तन करने की बात कही है। इसको लेकर के एक शिकायत पत्र भी उन्होंने SSP मुरादाबाद को सौंपा है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार पुलिस में दारोगा के 1998 और सार्जन के 215 पदों पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। यह आयोग ने बीते 26 दिसंबर को प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की थी, जिसका परिणाम 2 फरवरी को जारी किया गया। जब मुख्य परीक्षा के लिए 47,900 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। जब आयोग ने मुख्य परीक्षा की तैयारियां कर ली है। 24 अप्रैल को 2 पालियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। जब पर कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत है कि अब तक OTP नहीं आया है। जब OTP के बगैर प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो सकता। आयोग ने साफ कर दिया है कि उसकी ओर से कोई दिक्कत नहीं है। आवेदन में दिए गए नंबर पर हर किसी को OTP जा रहा है। आयोग के मुताबिक मुख्य परीक्षा के लिए 3 शहरों में सेंटर बनाया जाएगा। पटना के अलावा गया और मुजफ्फरपुर में यह परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नालंदा जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। नालंदा के हिलसा अनुमंडल अस्पताल में हिलसा शहर के पासवान टोला निवासी अशोक पासवान का 30 वर्षीय पुत्र अमरजीत कुमार तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल पहुंचा था। जहां अमरजीत शारीरिक रूप से दिव्यांग है। परिवार वालों ने अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस की मांग की, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। इसके बाद अमरजीत को सब्जी के ठेले पर लेटा करके अस्पताल ले जाया गया, जो कि बेहद ही दुखद है। जानकारी के अनुसार अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने अमरजीत को मृत घोषित कर दिया। अमरजीत की मौत के बाद भी अस्पताल में कोई गाड़ी उपलब्ध नहीं हो सका। जब परिवार वालों के अनुसार इसके बाद डॉक्टरों ने शव जल्दी ले जाने को कहा। परिवार वाले फिर अमरजीत के शव को ठेले पर लाद करके घर ले आए। आरोप है कि अनुमंडल अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है। अस्पताल में एकमात्र एम्बुलेंस कभी खाली नहीं रहती है। जब शव को या फिर मरीज को लाने और फिर ले जाने के लिए किसी तरीके की व्यवस्था ही नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के अटकलों का दौर जारी है। इसी बीच लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और खुद को नीतीश का भतीजा बताने वाले तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट के जरिए बिहार की सियासत को नई हवा दे दी है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए एंट्री नीतीश चाचा वाला बैनर लगाया है। तेज प्रताप यादव ने इस बैनर के साथ ट्वीट करते हुए लिखा है कि रामनवमी के शुभ अवसर पर बहुत जरूरी है। तेज प्रताप यादव के इस ट्वीट के बाद तरह तरह के क्यास लगने शुरू हो गए हैं। आपको बता दूं कि महागठबंधन से अलग होने के बाद एक दौर में जब नीतीश कुमार की वापसी को लेकर के चर्चा हो रही थी, तो फिर तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी के आवास के बाहर हाथ में पोस्टर लेकर के खड़े हो गए थे। तेज प्रताप यादव ने तब मीडिया के सामने हाथ में पोस्टर लगाते हुए कहा था कि चाचा की दोबारा एंट्री नहीं होने वाली है। तेज प्रताप यादव ने तब हाथ में चाचा नो एंट्री वाला पोस्टर लहराया था। तेज प्रताप यादव ये कहते हुए सुने गए थे कि नीतीश कुमार दोबारा महागठबंधन में एंट्री चाहते हैं, लेकिन ये नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन अब लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने चाचा के एंट्री वाली बात कह करके सबको चौंका दिया है। तेज प्रताप यादव आखिर किस मकसद से ये चाचा के एंट्री वाली बात जरूर बताई है, ये फिलहाल साफ नहीं हो पाई है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ करके रख दी है। दैनिक उपयोग की चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही है। इसकी वजह से लोगों की जेब ढीली हो रही है। बात पेट्रोल डीजल की करें तो फिर इसकी बढ़ती कीमत से सबसे अधिक परेशानी वाहन चालकों को हो रही है। जहाँ माल ढुलाई का दर बढ़ने से कई सामानों की कीमत काफ़ी बढ़ गए हैं। जहाँ पिछले 20 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो चुकी है। अब काफ़ी सस्ती बिकने वाली नींबू भी पीछे नहीं है। महंगाई की वजह से ही तमिलनाडु में दोस्तों ने दूल्हे को ऐसा उपहार दिया है कि वह चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल पिछले दिनों तमिलनाडु के चेंगमपट्टू जिले के चेयूर गांव में गिरीश कुमार कीर्तना की शादी हुई थी, जिसके बाद नवविवाहिता जोड़े का रिसेप्शन हो रहा था। इस दौरान दूल्हे के दोस्त भी समारोह में पहुंचे और फिर दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट के तौर पर 1 लीटर पेट्रोल और 1 लीटर डीजल दे दिया। इस गिफ्ट को समारोह में मौजूद लोग भी ध्यान से देखने लगे। इस तस्वीर को कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। इसके पहले भी फरवरी 2021 में तमिलनाडु में ही नवविवाहित जोड़े को LPG सिलेंडर और प्याज के साथ पेट्रोल की कैन तोहफे में मिलने का मामला सामने आया था। दोस्तों बात करते हैं कि रामनवमी के जुलूस के दौरान देश के कुछ राज्यों में हंगामा देखने को मिला है। जब गुजरात से लेकर के बंगाल, मध्य प्रदेश, झारखंड में यह हंगामा हुआ। जब कहीं आगजनी हुई तो फिर कहीं उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की। इन घटनाओं के सामने आने के बाद अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पुलिस की सह पर माहौल को बिगाड़ा गया है। ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कई जगहों पर मुसलमानों के द्वारा नफरत भरे भाषण देने के लिए रामनवमी जुलूसों का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में हिंदुत्व की बात करने वाली भीड़ ने
पुलिस की सह पर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड में माहौल खराब किया है। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कह दिया है कि बस उस बात का जिक्र नहीं करना है जहां धर्म गुरुओं ने मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार करने के मामले देखने को मिले। जहां आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भारत नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि भारत को अगर मजबूत करना है तो फिर भारत की संस्कृति को मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा है कि हमारे धर्म में कट्टरता नहीं है, दूसरे धर्म में है, और ये कट्टरता उनकी मंदिरों में तोड़फोड़ के रूप में दिखती है तो कभी सर्जिल इमाम के रूप में दिखती है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में रविवार को मुस्लिम राष्ट्रीय मंच मेरठ के प्रांतीय सह संयोजक चौधरी इमरान अंसारी ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए धरना दिया। सहारनपुर जिले में पुल खुमरान में स्थित भगत सिंह चौक पर शहीद आजम भगत सिंह के प्रतिमा के नीचे रविवार को उन्होंने ये धरना दिया है। अंसारी ने पत्रकारों से कहा है कि भारत हिंदू बहुल्य देश है, हिंदू हमारे बड़े भाई हैं और हमसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुस्लिम देशों का उदाहरण देते हुए सवाल उठाया है कि भारत हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है। उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से हिंदू धर्म घोषित करने की मांग की और ये भी कहा है कि देश को तोड़ने वाले कट्टरपंथी उन्हें धमका रहे हैं, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों बात करते हैं कि रामनवमी के जुलूस के दौरान देश के कई हिस्सों में हंगामा हुआ। कहीं आगजनी होते दिखी तो फिर कहीं उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की। वहीं अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो असल में धर्मनिरपेक्ष भारत के अर्थ को दर्शाती है। जब बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में रामनवमी जुलूस के दौरान एक मुस्लिम शख्स लोगों को पानी की बोतलें बांटते दिखा है। जानकारी के मुताबिक इस शख्स का नाम शाहनवाज हुसैन है, जिसने रामनवमी जुलूस में भाग लेते हुए लोगों को पानी की बोतल बांटी तो फिर वहीं लोगों ने गले मिलकर के उसका धन्यवाद किया। शाहनवाज ने बताया है कि रामनवमी के मौके को ध्यान में रखते हुए हम मुस्लिम यूथ ने एक कैंप बनाया है, जहां इस कैंप में कई मुस्लिम यूथ शामिल है, जिन्होंने रामनवमी जुलूस के दौरान लोगों को करीब 4000 पानी की बोतलें बांटी है। उन्होंने कहा है कि रमजान का महीना है और अच्छा काम करने से यह खुशी मिलती है। शाहनवाज हुसैन ने आगे कहा है कि भारत एक ऐसा देश है जहां सभी लोग एक साथ मिलकर के रहते हैं, जहां हम एक दूसरे के त्योहारों में भाग लेते हैं। आज इस रामनवमी के मौके पर हम खुश हैं कि हम इसका हिस्सा बने हैं। एक और यूथ सद्दाम कुरैशी ने कहा है कि हमारे लिए कोई धर्म सबसे अलग नहीं है, जहां हम शांति से एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। वहीं जुलूस में शामिल एक व्यक्ति ने कहा है कि मैं इन मुस्लिम यूथ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ये एक बेहद ही खास पल हमारे लिए भी रहा। जिस तरीके से उन्होंने रामनवमी के दौरान हमारा ध्यान रखते हुए पानी की बोतलें बांटी। दोस्तों बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों के बीच बिहार में सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। लोगों की थालियों से सब्जी गायब होने लगी है। खबर के अनुसार बिहार के सभी सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमत तेजी के साथ बढ़ रही है। भिंडी, करेला, परवल, कटहल, नींबू, हरी मिर्च से लेकर के सभी तरह की सब्जियां महंगी हो रही है। सब्जी बेचने वाले दुकानदारों की माने तो पेट्रोल डीजल के दाम और गर्मी की वजह से पैदावार घटने का असर सब्जियों के दाम पर पड़ रहा है। डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से सब्जियों की ढुलाई महंगी हो रही है, इससे इसकी कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दोस्तों बात करते हैं कि तापमान बढ़ते ही बच्चे डायरिया की चपेट में आने लगे हैं। जहाँ 2 साल से कम उम्र के बच्चे ज़्यादातर प्रभावित हो रहे हैं। बोतल से दूध पिलाने से भी बच्चे डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। एक डॉक्टर ने बताया है कि पिछले 2 सप्ताह से डायरिया पीड़ित बच्चों की संख्या बढ़ी है। एक अस्पताल में हर दिन करीब 10 बच्चों में से 2-3 बच्चे बीमारी से ग्रसित आ रहे हैं, जहाँ क्लिनिकों में इलाज करवाने वाले बच्चों की संख्या और भी ज़्यादा है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ज़्यादा प्रभावित हैं। इनमें वे बच्चे भी शामिल है जिन्हें माँ बोतल से दूध पिला रही है। जहाँ गर्मी के मौसम में बोतल की सफाई अच्छी तरीके से नहीं करने की वजह से दूध पिलाते वक्त संक्रमण की चपेट में आने से बच्चों को डायरिया हो रहा है। जहाँ ऐसे बच्चों को कभी भी बोतल से दूध नहीं पिलाना चाहिए। माँ का दूध ही सर्वोत्तम आहार है। जहाँ उन्होंने कहा है कि बच्चे को अगर बुखार, उल्टी हो तो फिर ORS का घोल जरूर पिलाएं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगातार मुखियाओं की हत्या हो रही है। जहाँ ऐसे ही घटनाओं को लेकर के अभी हाल ही में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने यह कहा था कि जो लोग आवेदन करेंगे उन्हें सुरक्षा के लिए आमर्स लाइसेंस दिया जाएगा। जहाँ इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया था। अब बीजेपी के मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू ने एक प्लान बताया है कि कैसे हत्याओं को रोका जा सकता है।
दरअसल बीते शुक्रवार को खजूरी पंचायत के मुखिया रंजीत साह की गोली मारकर के हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में मृतक रंजीत साह के परिवार से रविवार को बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू मिलने पहुंचे थे। जब परिवार वालों से मिलने के बाद उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान वन पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने पंचायती राज कानून में संशोधन करने की बात कही है। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधियों की हत्या हो रही है, ये सोचने वाला विषय है। अब तक 8 लोगों की हत्या हो चुकी है, 8 मुखिया की हत्या हो चुकी है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों की हो रही हत्या को रोकने के लिए कानून में संशोधन की जरूरत है। जिस समय जनप्रतिनिधि नामांकन फॉर्म भरवाते हैं, उस समय फॉर्म में नॉमिनी का विकल्प दे दिया जाए कि अगर चुनाव जीतने के बाद उनकी हत्या हो जाती है तो फिर उनके परिवार के लोग उस पद पर काबिज हो जाएंगे। ऐसे में हत्या करवाने वाले लोग भी समझ जाएंगे कि हत्या करवाने से कोई फायदा नहीं है। इस तरह हत्या बंद हो जाएगी। जो नॉमिनी होगा, नामांकन के दौरान वे 5 साल तक उस पद पर कार्यरत होगी। ये बिहार के जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के लिए बड़ा काम होगा। नीरज कुमार बबलू ने कहा है कि इसके लिए वे मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर के बात करेंगे। और दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के स्कूलों की हालात कैसी है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बिहार में 54,634 स्कूलों में खेल के मैदान नहीं है। कुछ स्कूलों में खेल के टीचर तो तैनात किए गए हैं, लेकिन खेल का मैदान मौजूद नहीं है, जिसके कारण इन स्कूलों में खेल की गतिविधियां नहीं होती है। जब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की माने तो यूडाइस की रिपोर्ट में ये बात निकलकर सामने आई है। आपको बता दूं कि इस लिस्ट में सिर्फ सरकारी स्कूल ही नहीं है, बल्कि कई ऐसे प्राइवेट स्कूल भी शामिल है जहाँ खेल कूद की गतिविधियों के लिए कोई भी मैदान नहीं है। आपको बता दूं कि पटना में 4193 में से 2826 स्कूल हैं जिनके पास खेल के मैदान नहीं है। यूडाइस की रिपोर्ट के अनुसार यूं तो बिहार के स्कूलों में शारीरिक शिक्षक खेल या फिर पीटी की कक्षा नहीं लेते, बल्कि इनसे अन्य विषयों की पढ़ाई करवाई जाती है। वहीं भागलपुर में 2262 में से 1606 स्कूल हैं जिनके पास खेल के मैदान नहीं है, जबकि गया में 3785 में से 2355 स्कूल हैं जिनके पास खेल के मैदान नहीं है। वहीं गोपालगंज में 2205 में से 1432, मुजफ्फरपुर में 3691 में से 1868 स्कूल हैं जिनके पास खेल के मैदान मौजूद नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुके पेट्रोल और डीजल की कीमतें सोमवार को भी नहीं बढ़ी है। जब कुल 5 दिनों से कीमतें स्थिर है। 22 मार्च से 11 अप्रैल के बीच कुल 14वें बार इनकी कीमतें बढ़ाई जा चुकी है, जहां अब तक दोनों की कीमतों में करीब 10-10 रुपये का इजाफा हो चुका है। लेकिन 5 दिनों से कीमतें स्थिर रहने से लोगों को उम्मीद है कि शायद अब इन ईंधन की कीमतों पर ब्रेक लगे। आपको बता दो कि विधानसभा चुनाव के बाद 22 अप्रैल को पहली बार पेट्रोल पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई थी। तब से हर दिन कीमतें बढ़ती चली गई। बीच में एक दिन कीमतें ठहरी रही। जब 6 अप्रैल को अंतिम बार पेट्रोल की दर में 85 पैसे और डीजल की दर में लगभग 80 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। इसके बाद पेट्रोलियम कंपनी ने दाम नहीं बढ़ाए हैं। बिहार में भी 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 117 रुपये प्रति लीटर है। जानकारी के अनुसार दाम नहीं बढ़ने की वजह अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों में कमी बताई जा रही है। मार्च के मध्य में इसकी कीमत $128 प्रति बैरल थी, जो अप्रैल के पहले सप्ताह में अंत तक $97 प्रति बैरल पर आ गई। इसके कारण चीन का कोरोना बताया जा रहा है। सबसे बड़े आयात देश में कोरोना की वजह से सख्ती बरती जा रही है, जहाँ इस कारण वहाँ डिमांड में कमी आ रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के औरंगाबाद में कहने को तो सदर अस्पताल मॉडल अस्पताल हो चुका है और इसकी उपलब्धियां सरकार के आंकड़ों में दर्ज है। यही कारण है कि यहां करोड़ों रुपए खर्च करके 300 बेड वाला 9 तल्ला ओपीडी, 4 तल्ला मातृत्व शिक्षा वार्ड तथा आधुनिक किचन और लॉन्ड्री का निर्माण कार्य भी चल रहा है। लेकिन अस्पताल की व्यवस्था कैसे है, इसे धरातल पर आकर के न सिर्फ देखा जा सकता है बल्कि समझा जा सकता है। यहाँ के एम्बुलेंस को खुद ऑक्सीजन की जरूरत है, क्योंकि बिना 5 आदमी की ढकेले ये आगे नहीं बढ़ पाती है। यह एम्बुलेंस के टायर भी घिस गए हैं, जिसको पंक्चर बना करके चलाना मजबूर हो गया है। ऐसी हालत में यहाँ का एम्बुलेंस लोगों की आकांक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरा है। सब वाहन भी अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हैं। यह सब वाहन में लगे स्ट्रेचर का हाल पूछिए मत। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि तस्वीर बदहाली को बयां कर रही है। उस पर सब वाहन के चालक का दर्द भी सुनाई दे रहा है। दिन हो तो इस पर लाद करके सबको कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकिन रात होते ही सबको गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि एक तो उसकी स्थिति जर्जर है, दूसरी उसमें लाइट नहीं है। इस बारे में जब सिविल सर्जन से बात की गई तो उन्होंने एम्बुलेंस खराब होने की बात को स्वीकार करते हुए कहा कि खराब हुए एम्बुलेंस को बनवा लिया गया है। साथ ही सदर अस्पताल में 9 एम्बुलेंस होने की जानकारी दी है।
दोस्तों बात करते हैं कि यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पटना जंक्शन समेत 24 रेलवे स्टेशन पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है, लेकिन जानकारी के अभाव में यात्री इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, जिससे ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन 100 पीस बनी हुई है। पूर्व मध्य रेल की पहल पर पटना जंक्शन समेत 24 रेलवे स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है। ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से टिकट लेने वाले यात्रियों को काफ़ी सहूलियत होती है, जिससे उन्हें टिकट काउंटर की कतार में नहीं लगना पड़ता है और समय की बचत समेत अन्य कई फायदे हैं। लेकिन स्टेशनों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन के बारे में जानकारी नहीं होने से गिने चुने यात्री ही इसका उपयोग कर पा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कालाजार का उन्मूलन साल 2022 तक करने का लक्ष्य है। इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग बिहार के 32 जिलों के सर्वाधिक कालाजार प्रभावित चिन्हित गांवों में पायरेथोराइड दवा का छिड़काव कर रही है। ये जानकारी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने दी है। उन्होंने बताया है कि कालाजार उन्मूलन को लेकर के विभाग का कार्य काफ़ी सराहनीय रहा है, जहाँ कई स्तर पर किए जा रहे अथक प्रयास का नतीजा है कि बिहार कालाजार उन्मूलन में काफ़ी नज़दीक है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि बिहार में अब मात्र 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचे रह गए हैं, जहां से कालाजार का उन्मूलन होना है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि कालाजार प्रसार को समाप्त करने के लिए कालाजार के संभावित मरीजों की खोज और समय पर उपचार करना बेहद महत्वपूर्ण है। इसे ध्यान में रखते हुए अति प्राथमिकता वाले चिन्हित गाँवों में संभावित मरीजों की खोज कालाजार ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, कालाजार टेक्निकल सुपरवाइजर की इन्फॉर्म और आशा कार्यकर्ता ने किया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के हर युवक को अपनी शादी को यादगार बनाने की ख्वाहिश होती है। कोई महंगी गाड़ियों पर सवार होकर के अपनी दुल्हनिया को लाने जाता है, तो फिर कोई घोड़ी पर सवार होकर के जाता है। जब बिहार के बक्सर जिले में रेलवे का एक इंजीनियर हेलीकॉप्टर पर सवार होकर के ससुराल गया था, जहाँ ऐसे में सीतामढ़ी जिले के हेलीकॉप्टर नुमा कार लोगों की पसंद बनती जा रही है। जैसे सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के बस बरिया चौक में स्थित रंजित कुमार ने अनोखे ढंग से गाड़ी को रिमॉडलिंग कराया है, जिसको उन्होंने छपरा से लाया है। वहीं बुकिंग के बारे में उन्होंने बताया है कि इस बार के लगन में उन्होंने 11,000 से बुकिंग करना शुरू कर दिया, जो कि मई तक बुकिंग हो गई। वहीं इसके पंखी को चलाने के लिए सेंसर को लगाया गया है, जिससे आगे पीछे पंखे लग चलती है। वहीं दूसरी गाड़ी पुनौड़ा में है, जिसके संचालक लाल बाबू बताते हैं कि इस कार में कुल 5 लोगों को बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं इस कार की बुकिंग करने वाले दिलीप कुमार ने बताया है कि अनोखी कार है, जिसका भाड़ा 7,000 रुपये लिया गया है। जो उन्होंने बताया है कि काफ़ी सस्ता भी है, क्योंकि कार को सजाने में ही सिर्फ 4 से 5,000 रुपये लग जाता है, जबकि इसको सजाने की ज़रूरत नहीं है। LED लाइट के सहारे ये जगमग करता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के बांका में अपराध के मामले बढ़ गए हैं। एक बार फिर से बदमाशों ने यहां लूट की घटना को अंजाम दिया है। ताज़ा मामला बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड का है, जहां कुछ अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल पंप मालिक से हथियार की नोक पर 2.5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल लूट करके फरार हो गए। पीड़ित ने मामले की शिकायत की है, जिसके बाद पुलिस बदमाश की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक शंभूगंज प्रखंड क्षेत्र के पकड़िया गांव निवासी पुष्पेंद्र कुमार सिंह पिता कैलाश प्रसाद सिंह पेट्रोल पंप का संचालन करते हैं, जहाँ उनका पेट्रोल पंप मुंगेर जिले के बरियारपुर बाजार में है। जहाँ ऐसे में रविवार को वे अपने बाइक से गांव लौट रहे थे। बाइक की डिक्की में 2.5 लाख रुपए नगद था। जैसे ही वे शंभूगंज के नहर मोड़ के पास पहुंचे, तो पीछे से बिना नंबर प्लेट के अपाची बाइक ने उन्हें ओवरटेक करके रोक लिया। जब बाइक पर 3 लोग सवार थे, उनमें से एक ने उनकी बाइक की चाबी छीन ली। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो फिर बदमाशों ने हथियार दिखा करके पिटाई कर दी। इसके बाद पैसे, मोबाइल और मोटरसाइकिल लेकर के फरार हो गए। दोस्तों बात करते हैं कि JNU में एक बार फिर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि ABVP और वामपंथी छात्रों के बीच झड़प हो गई। यह आरोप है कि ABVP के छात्रों ने कावेरी हॉस्टल में नॉनवेज खाने से रोका। इसके बाद लेफ्ट छात्रों का विरोध शुरू हो गया, जहां वहीं सचिव के साथ मारपीट का भी आरोप लगाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक JNU में रामनवमी के मौके पर कई छात्र पूजा और हवन कर रहे हैं। इसी दौरान कावेरी हॉस्टल की मेस में नॉनवेज परोसा जा रहा था, जिसको लेकर के ABVP के छात्रों ने एतराज उठाया और फिर नॉनवेज खाने को लेकर के लेफ्ट छात्रों ने हंगामा शुरू कर दिया। लेफ्ट छात्रों ने आरोप लगाया है कि ABVP के छात्रों ने कावेरी हॉस्टल में सचिव के साथ मारपीट की। वामपंथी छात्रों ने
छात्रों से एकजुट होने की अपील की है। जबकि दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्रों ने आरोप लगाया है कि जेएनयू कैंपस में रामनवमी की पूजा नहीं करने दे रहे हैं। फिलहाल कैंपस में हंगामा जारी है। जेएनयू छात्र संघ ने कहा है कि एबीवीपी के गुंडों ने अपनी नफरत और विभाजनकारी एजेंडे की राजनीति के कारण ऐसा माहौल कैंपस में बनाया है। मेस कमेटी को खाने का मेन्यू बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। वामपंथी छात्रों पर भी हमला किया है। यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों तरह का मेन्यू होता है। जिस छात्र को जो खाना है वो खा सकते हैं, लेकिन एबीवीपी एक तरह का माहौल बना रही है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।